बच्चों, ये 1 सेक्शन 49 के बारे में हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि 1 सेक्शन 49 जो हमारा है इसमें रेटिंग तय करने के बारे में है कि आपने टाइम पर कितने रिटर्न फाइल किए हैं, टाइम पर किस तरीके से अपना वर्क किया है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और आप अपना सारा 3B GSTR1 3 GSTR1 और 3B 9 ये बहुत अच्छे समय और टाइम पर फाइल करते हैं। तो इसके तहत पर आपको रेटिंग दी जाएगी और इस रेटिंग से आपका नियमों के पालन करने के साथ व्यापार करने वाले वर्तमान एवं भावी डीलर्स में इसका अच्छा प्रभाव पड़े, ये आपको एज ए प्रेजेंटेशन के थ्रू बनाया जाए। आइए बच्चों, अब जो सबसे अहम बात है जीएसटी में सेक्शन 37, सेक्शन 38 एंड सेक्शन 39। बेटे ये इतने अच्छे विषय हैं, मतलब जीएसटी के मुख्य पार्ट हैं ये, और इन तीनों मुख्य पार्ट पर यानी GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न लेना है, यानी सेक्शन 37 के विषय में बेटे हम बात करेंगे। सेक्शन 37 के विषय में जो भी हमें बात करनी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए सेक्शन 37 में क्या है, इसमें मंथली सप्लाई, जो भी मंथली सप्लाई का रिटर्न होगा, अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सर्विसेज का भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आप सर्विसेज के साथ गुड्स परचेजिंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो भी वर्क करते हैं वो सारा रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर फाइल करना होगा। जीएसटी के जो रजिस्टर्ड डीलर हैं, रजिस्टर्ड डीलर्स का मतलब अगर आप नॉर्मल डीलर्स हैं तो इन केस ऑफ जो कंपोजिशंस के डीलर्स हैं उनको भी इनबिल्ड कर लेंगे, उनको भी ऐड कर लेंगे, उनको भी ड्रॉप नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे राज्य के हों चाहे वो किसी दूसरे राज्य के हों। प्रत्येक का विवरण अलग अलग देना होगा और प्रत्येक से खरीदार की GSTN नंबर भी देना होगा, यानी जिससे आप परचेजिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उसका GST नंबर देना होगा। अगर आप GST नंबर नहीं देते हैं तो वो आपके अनरजिस्टर्ड डीलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनरजिस्टर्ड डीलर। लेकिन यदि अनरजिस्टर्ड डीलर की गई है, कोई बिल हैं अनरजिस्टर्ड हैं और अंतर प्रांतीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य यानी इंटर स्टेट हैं, 2.5 लाख रुपए से अधिक की सप्लाई की गई है तो आपको बिल सहित देनी होगी, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स अपने पास फाइल रखने होंगे। इसके अतिरिक्त यदि राज्य के बाहर बिक्री करते हैं और इस बिक्री पर 2.5 लाख रुपए से अधिक के बिल छोड़ते हुए, जिसकी बिल ऊपर लिखे जो भी वैल्यू है 2.5 लाख की, वो सारे राज्यवार, तिथिवार और सारे क्रम से आपको देना पड़ेगा, जो रिकॉर्ड्स में अपडेट करने पड़ेंगे आपको। रिटर्न्स में जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर से लेकर भरेंगे। स्वतः ही जीएसटी नेटवर्क के जरिए आपके खरीदार GSTR2 रिटर्न में एक भाग में आ जाएगा। GSTR2 यानी 2 में जो भी आपने परचेस किए हैं, और वो जब अपडेट करेगा तो आपका परचेस किए हुए सारे बिल GSTR1 में अपडेट होके आ जाएंगे। तो रिटर्न भरते समय आपको HSN कोड भी भरना होगा। बेटे मैंने भी GST के बारे में बताया, बट आपको HSN कोड के बारे में नहीं बताया। बेटा है क्या, GST में हर वस्तु का एक कोड निर्धारित कर दिया गया। वो कोड जो जिसे 4 डिजिट या 6 डिजिट या 8 डिजिट का हो सकता है, वो हमारा कोड होता है। एक नंबर हो अलॉटेड कर दिया जाता है उस वस्तु के लिए, वो उस वस्तु का कोड कहलाता है। उसे हम लोग HSN कोड करते हैं। HSN कोड यानी कि ये कोड हो गया वस्तु का। अब अगर सर्विसेज है, सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ पर HSN कोड नहीं होता, स्कैन कोड होता है।
अब जो भी गुड्स परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, उन सब में HSN कोड का रिकॉर्ड आपको करना होगा। यह रिटर्न आपको महीने समाप्त होने के 10 दिन के भीतर भरना आवश्यक होगा। GSTR 1 यानी इसकी लास्ट डेट 10 तारीख है। यदि आप 10 तारीख तक रिटर्न नहीं भरते तो यह रिटर्न 16 तारीख या उसके बाद ही भर पाएंगे, क्योंकि 10 से 15 तारीख तक आपके खरीदार के द्वारा की गई बिक्री सप्लाई कि आपने रिकॉर्ड जांच कर उसे स्वीकार कर संशोधित करेंगे। इसी कारण से उन 5 दिनों के लिए GSTR 1 भरने की सुविधा बंद कर दी जाती है। इस तरीके से हमारा GSTR 1 होता है। अब बेटे जो हमारे लिए मेन टॉपिक बात है GSTR 2। GSTR 2 के विषय में बात करेंगे। इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न सेक्शन 38। इनवर्ड यानी परचेज करते समय जो आपने टैक्स पे किया है उस टैक्स का इनवर्ड सप्लाई रिटर्न लेना है। अब जो सप्लाई विगत GSTR 1 में आपके द्वारा भरी गई है, GSTR 1 में जो सप्लाई फिल की गई है वह अपने खरीदार के खरीद के विवरण GSTR 2 नामक रिटर्न के एक भाग में अपने आप ही आ जाएगी। इस तरह मान लीजिए कि आपके विक्रेताओं ने जो आपको बिक्री की विगत GSTR 1 में भरी है वही खरीद GSTR 2 के रिटर्न के एक भाग में अपने आप अपडेट हो जाएगी। अतः क्रेता अपने रिटर्न में अपने आप आई हुई खरीद की विगत जांच अपने रिकॉर्ड से करेगा और सही होगा तो उसको अनुमोदित करेगा। मतलब अगर मैंने कोई गुड्स फाइल किया है, GSTR 1 फाइल किया है, तो क्रेता उसे चेक करेगा कि हाँ जो ये गुड्स हमें प्रोवाइड किया गया है ये वास्तव में सही है या इसमें कोई मिस्टेक है या कोई गलती है, इसके विषय में वो चर्चा करेगा और वो उसकी मंजूरी प्रोवाइड कर देगा। और जब मंजूरी प्रोवाइड कर देगा तो इसका मतलब जो भी पोर्टल पर रिटर्न फाइल किए गए हैं वो सारे रिटर्न पूर्णतः सही हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। क्रेता यह खरीद अपने रिटर्न में जोड़ सकता है। अब हम बात करने वाले हैं, अभी इसमें भी थोड़े से इसके इश्यूज़ हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यह कार्य क्रेता को माह समाप्त होने के अगले माह की 11 तारीख से 15 तारीख तक करना होता है। 11 से 15 के बीच में क्या करना होता है? क्रेता जो परिवर्तन विक्रेता के द्वारा भरे गए GSTR 1 से सूचना प्राप्त में परिवर्तन की सूचना इसी पोर्टल पर GSTR 1A के जरिए पहुंचेगी। सपोज दैट आपने चेक किया और चेक करके उसमें मिस्टेक बताई तो वो उसी में अपडेट किया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन 11 से 15 तारीख के बीच में जो विक्रेता है उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन 1A के जरिए पहुंच गई। और यदि विक्रेता भी इसे मान लेता है तो उसे GSTR 1 परिवर्तन तक संशोधित हो जाएगा। मान लेता है कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये सही है और यही होनी चाहिए, तो फिर उसमें कोई चेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा तीसरा सेशन है GSTR 3 मासिक रिटर्न सेक्शन 39। अब सेक्शन 39 बेटे क्या है? GSTR 1 GSTR 2 भरने के बाद 20 तारीख तक GSTR 3 भी GSTR 3 के रूप में मासिक रिटर्न भरना होता है। GSTR 3 के रूप में मासिक रिटर्न भरना होगा जिसमें करदाता इसके आउटपुट में से कुछ घटाने के बाद मासिक का निर्धारण करने के बाद अपने जमा करते हुए विवरण देता है। ये हमारा सारा कुछ जो GSTR 3B में होता है। GSTR 3 में जो हम बात करने वाले हैं पार्ट ए में GSTR 1 एवं GSTR 2 के आधार पर स्वतः ही भरा हुआ होगा। इसमें आपकी इनपुट और आउटपुट क्रेडिट होगी। इनपुट क्रेडिट और आउटपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट
यानी इनपुट परचेज करते समय जो टैक्स पड़ा था यानी इनपुट टैक्स, और आउटपुट यानी कि सेल करते समय जो टैक्स बना था आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो इनपुट और आउटपुट क्रेडिट होगी। पार्ट बी में इसमें टैक्स, ब्याज एवं पेनाल्टी की विगत होगी। अपने कैश और आईटीसी लेजर स्वतः ही आ जाएंगे। कैश और आईटीसी लेजर लीडर इनपुट क्रेडिट में जमा किए गए विवरण का होगा। अब आप स्वयं सोच लें कि रिटर्न पर अपने खरीदारों के रिटर्न निर्भर हैं और इस तरह विक्रेता रिटर्न पर अपना रिटर्न भरता है, रिटर्न पर निर्भर रहता है। यानी कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। इसकी फाइलिंग करने की डेट अगले महीने की 20 तारीख को होती है। इसकी फाइलिंग करने की डेट अगले महीने की 20 तारीख को होती है। और यदि आप 20 तारीख से जिस तरह अवधि बढ़ती है उस तरह फाइल नहीं कर पाते तो इन केस आपके ऊपर पेनल्टी या रिटर्न्स लगाए जाते हैं। रिटर्न भरते समय समय सीमा का पालन अति आवश्यक होता है। यदि वैट के दौरान रिटर्न आप भरते हैं और उस राज्य में त्रैमासिक रिटर्न है, वहाँ रिटर्न को मिलते हुए आप 5 रिटर्न भरते हैं और मासिक रिटर्न 13 रिटर्न भरते हैं। अब इस रिटर्न की संख्या 37 हो जाएगी। अभी तक आपको रिटर्न भरने के लिए 30 दिन से 60 दिन का समय मिल जाता था, उसे भी घटाकर 10 दिन कर दिया गया है और पूरी प्रक्रिया के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। इसलिए आपसे जीएसटी की प्रक्रिया तैयार हो जाए। आज हमारा टॉपिक इतना ही है, जो कि हमने आज सेक्शन 37, 38 और 39 के विषय में आपको डिफ़ाइन किया है। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आपको और समझाएंगे जीएसटी के बारे में।